जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज कुमार जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर एक मौलिक अधिकार नया चैप्टर संविधान का लेके आया हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए या प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था संविधान का भाग, अनुसूची, 2 चीज़ पढ़ा दिया था, नागरिकता 3 चीज़ मैंने पढ़ाया था, और अब चौथा है आपका वीडियो मौलिक अधिकार। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में एक एक टॉपिक यानी मेन बात मुद्दों पर ध्यान देंगे, यानी सभी मुद्दों। यहाँ से आपका कोई भी एग्जाम में मौलिक अधिकार से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आते हैं, देखते हैं मौलिक अधिकार। उससे पहले देखते हैं कि हमारे आज एक मोटिवेशनल लाइन है हमारा, क्या कहता है मोटिवेशन, कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। जो जिद पे अड़े होते हैं यानी कि कोई भी काम करने के लिए आप दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, और मेहनत, लगन, ईमानदारी से करनी पड़ती है। तो आप लोग करते होंगे, आशा है मुझे कि आप लोग जरूर करते होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे आते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि आप लोगों का भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान में ये मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। आम नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या प्रावधान, क्या क्या उनका अधिकार है जो दिया गया है, तो उसको एक एक बारी बारी से हम लोग करके आज समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए, तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं हम लोग। ये हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार रखा गया है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद यह 12 से 35 अनुच्छेद में रखा गया है, और यह भाग 3 में रखा गया है। मैंने आपको पढ़ाया था भाग 1 में संघ राज्य का क्षेत्र, संघ एवं राज्य का क्षेत्र के बारे में मैंने पढ़ाया था। और भाग 2 में क्या था, नागरिकता, क्या था, नागरिकता के बारे में मैंने पढ़ाया था भाग 2 में। तो वो पीछे की क्लास था, आप लोग देखे होंगे। भाग 1 में था संघ राज्य क्षेत्र और भाग 2 में था नागरिकता। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। तो भाग 3 में जो है क्या है, मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात चल रही है। देखेंगे मूल संविधान, यानी कि मूल संविधान का कहे अगर, तो मूल संविधान का अर्थ यह होता है कि आपका जो हमारा संविधान, भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ या जब लागू हुआ, तैयार तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान बना कब था, तो 26 नवंबर 1949 ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, और इसको बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो मैंने कहा कि मौलिक अधिकार जो है वो पहले भारतीय संविधान में 7 गो थी। जब मूल संविधान, यानी मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय मौलिक अधिकार 7 थी। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन पहले थी कितना, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार था। तो देखेंगे नोट्स में दिया गया है कि एक जो मौलिक अधिकार कोई हटा है, कौन सा हटा है वो, तो एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार। ये देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है अब वह मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार के तहत इसको रख दिया गया है। तो ये हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार के हटाकर श्रेणी से उसको विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। चलिए अब देखेंगे आगे, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में भी, ये तो हो गया अभी, संपत्ति के अधिकार में भी संपत्ति के अधिकार को भी संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं, या विधिक अधिकार कहते हैं, या वैधानिक अधिकार कहते हैं। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का नोट्स कर लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले ले।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अब देखिए मौलिक अधिकार, एक बताया मैंने 7 में से एक तो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। मौलिक अधिकार का एक प्रश्न छूट गया है कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था नागरिकता, मैं बताया था नागरिकता जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। चलिए, तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है विदेशी स्रोत पर आधारित है, बहुत सारे अधिकतर जो है। तो चलिए अब देखेंगे मौलिक अधिकार 7 बताया था, मैंने 7 बताया था कि मौलिक अधिकार है, लेकिन अब जो है एक उसको हटा दिया गया। अब 6 के बारे में देखेंगे कि 6 कौन कौन मौलिक अधिकार जो हमारे आम नागरिकों को दिया जाता है। चलिए, पहला नंबर 1 में देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध 23-24। सबसे पहला मैंने बताया विधि के समक्ष, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। और अगला है 4 नंबर कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, माने किसी भी धर्म को आप मान रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या व्याख्या है, क्या क्या उसके बाद क्या क्या उनको प्रावधान दिए गए हैं, तो वो अनुच्छेद 25 से 28 में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको रखेंगे, इसको देखेंगे। संस्कृति का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और है 6ठा नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यही 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जो हमारे आम नागरिकों को दिया गया है या उनको ये प्रदान की गई है। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट्स करते चलते होंगे तो नोट्स कर लेंगे। चलते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक की ओर। देखिए, मैंने पीछे पढ़ाया समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, वो सब हो गया। अब यहाँ पर एक एक के बारे में, जैसे देखिए अब समानता का अधिकार क्या है, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब 14, 15, 16, 17, 18 इसमें 5 अनुच्छेद इंक्लूड है, तो 5 अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो एक एक प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता, कि प्रत्येक नागरिक के लिए विधि समान बने, प्रत्येक नागरिक के लिए विधि समान बनेगी। चलिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर विभेद नहीं, यानी किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी पुरुष स्त्री इस सब के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कि आप कहीं और के हैं, ये कहीं और का है, इस स्थान मतलब इस सब के लिए किसी से ना भेदभाव नहीं करना है। तो इसको ये दिया गया है 15 में। लिंग, धर्म, जाति और विधि का समक्ष समानता 14, और धर्म, जाति, लिंग। अक्सर बच्चा 15 और 16 में कन्फ्यूज होते हैं, जैसे 15 में क्या था, 16 में क्या था, 16 में क्या था और 15 में क्या था। तो देखेंगे लोक नियोजन, यानी कि आप लोग जानते हैं सरकारी नौकरी में अफसर की समानता, तो ये लोक नियोजन 16, ठीक है। और ये धर्म, जाति 15, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर 15। तो पहले आपका धर्म, जाति, फॉर्म भरते हैं तो पूछते हैं ना कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। फॉर्म भरने से पहले पूछा जाता है कि आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है वगैरह जो भी है पूछा जाता है। तो याद रखने के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक है कि धर्म, जाति पहले, उसके बाद लोक नियोजन में हम लोग फॉर्म डालते हैं। हो गया, 15 में हो गया आपका धर्म, जाति से आधारित, 16 हो गया आपका लोक नियोजन। और 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या, छुआछूत। पहले के देखते थे कि गाँव में बहुत सारे लोग दूसरे के दरवाजे पर, छोटे मतलब नीचे वर्ग के लोगों के दूरा पे, यानी कि क्या बोलते हैं उसके दरवाजे पे बैठना भी पसंद नहीं करते थे, पानी तो दूर की बात है, पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे। ये सब बहुत सारी थी पहले, लेकिन अब जाके बहुत सारे दूर हुए हैं।
तो वह अस्पृश्यता यानी छुआछूत इसको भी कह सकते हैं आप, छुआछूत कह सकते हैं इसको अपने भाषा में। इस सबको दूर किया गया है, अनुच्छेद 17 में रखा गया है। इस सबसे प्रतिषेध यानी निषेध किया गया है या इसको रोका गया है, अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि किसी भी नागरिक को विदेशी उपाधि लेने का अधिकार नहीं है। किसी भी नागरिक को विदेश में कोई भी सम्मान पुरस्कार लेने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या है, उपाधि का अंत कर दिया गया है, अनुच्छेद 18। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लिखते होंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके अपना समझेंगे। चलते हैं आगे। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। हमने पीछे क्या पढ़ा, समानता का अधिकार। 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या था, धर्म जाति। 16 में लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधि का अंत। तो याद रखेंगे। चलिए आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22, 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी मेरी अन्य नागरिकों सभी नागरिकों को दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसके अंतर्गत 6 खंड बनाए गए हैं कि क्या क्या दिए गए हैं। तो 6 खंड में इसको रखा गया है, क्या क्या है। तो इसको आज हम लोग थोड़ा एक कॉन्सेप्ट से रखेंगे याद। पहले देख लेते हैं कि है क्या। 19 का 1 बोलने की स्वतंत्रता। 19 का 2 शांतिपूर्ण धरना यानी एकत्र होना या धरना देना। 19 के 3 समूह बनाने की स्वतंत्रता। 19 के 4 भारत में आवागमन यानी कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 19 के 5 भारत में निवास करने की स्वतंत्रता यानी कहीं भी आप बस सकते हैं। आगे अनुच्छेद 19 के 6 तो भारत में व्यापार करने, यहाँ करने कर दीजिएगा, भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी रोजगार, आप कहीं भी रोजगार आप कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आप कोई ऑफिस में गए, कोई भी सरकारी ऑफिस में गए अपने कोई वर्क के लिए, तो वहाँ के पदाधिकारी ने आपको क्या कहा कि आपका काम नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका अधिकार है बोलने का, तो क्या करेंगे, पहले आप बोलेंगे कि सर मेरा ये काम कर दीजिए। पहले आप बोलें प्यार से, नहीं कि समझे, नहीं सुने, तो आप क्या कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया था, पहला 19 का पहला आप क्या किया, सबसे पहले आपने बोला सर मेरा काम ये कर दीजिए। फिर वो आपका मान लीजिए आपका बातों को इग्नोर कर दिया, नहीं समझे, नहीं सुने, तो आप दूसरा नंबर स्टेप पे क्या करेंगे, तो आप शांतिपूर्ण धरना करेंगे। सबसे दूसरा है, पहले तो आप बोले नहीं सुने, दूसरा में क्या किए आप, शांतिपूर्ण, मतलब धरना करना भी है तो शांतिपूर्ण बिना हथियार के, तो शांतिपूर्ण आपने धरना किया, तो वहाँ से भी आपका बात नहीं बना। तो आप सोचे क्या, अरे बोलने से भी नहीं हुआ, अब तो धरना भी कर लिए शांति से, फिर भी नहीं हुआ, चलो अब 2-4 दोस्त लेके आता हूँ। तो 2-4 दोस्त यानी कि समूह, मतलब क्या, एक से अधिक आदमी, तो समूह बनाने की स्वतंत्रता यानी समूह बना लिए। 3 नंबर में क्या किए आप, समूह बना लिए। अब 4 में देखेंगे कि भारत में आवागमन, समूह बना लिए फिर भी आपका काम नहीं हुआ, 4-5 लोग से गए काम अपना काम के लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो आप कहें कि अब ऐसे नहीं होगा, अब लगता है दिल्ली उल्ली जो है ना संसद भवन में घूमना होगा। तो मान लीजिए भारत में आवागमन, 4 में क्या है, आवागमन, इधर वो ऑफिस घूमते गए। ये याद करने का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बस याद करवाने का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो भारत में आवागमन घूमा, फिर देखें कि नहीं हुआ काम फिर भी, तो चलो भाई अब वहाँ उस जगह रहना ही बेकार है जहाँ पे कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया, भारत में निवास करने, अलग जाकर निवास कर लिए। तो भारत में कहीं भी जाकर आप निवास कर सकते हैं, तो अलग जाकर कहीं भी निवास कर लिए। तो वो आपको समझने के लिए है, यहाँ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आवागमन किए उसके बाद निवास। अब जहाँ निवास करेंगे कहीं भी अलग जाके, तो वहाँ पर खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ तो चाहिए, व्यापार, तो अंत में है भारत में व्यापार यानी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो आपने क्या सीखा, पहले आपने बोला ऑफिस में जाके, कोई नहीं सुना, तो आपने शांतिपूर्ण धरना किया, फिर भी नहीं सुना, तो आपने क्या किया, 4 दोस्त को लेकर समूह बना लिया, फिर भी नहीं हुआ। तो आप सोचे कि ऑफिस से दूसरा ऑफिस, इनके हेड ऑफिस, इनके हेड ऑफिस जाके थोड़ा कुछ दिखा जाए बोल के। आपने क्या किया, भारत में खूब घूमा, आवागमन किया, फिर भी नहीं हुआ। तो आप सोचे क्या, छोड़ो यार, अब कहीं जाके अलग जाके बस जाते हैं। तो भारत में बसने की स्वतंत्रता, अब बसे हैं तो रोजगार की जरूरत तो होगी ना, वो तो रोजगार। 6ठा में एक क्रम में याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा, एक कहानी के तौर पर। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए आइए अगले पॉइंट पे, अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20 19 हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में ही खंड था। अब देखेंगे अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संबंध में संरक्षण। मान लीजिए आप कोई अपराध किया और उसे संरक्षण क्या क्या संरक्षण मिलेगा, तो उनको अपराध में 3 संरक्षण मिलेगा, 3 संरक्षण। अब कौन कौन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन अपराध करते समय जो कानून रहेगा उसी के द्वारा सजा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई आदमी 2008 में कोई अपराध किया, 2008 में अपराध किया और वो कानून केस चलते चलते 2012 आ गया, तो 12 में क्या जो कानून रहेगा उसके हिसाब से सजा मिलेगा? नहीं। 8 में जब वो अपराध किया था, 20 तारीख को जो कानून था उस समय कि चोरी के लिए ये सज़ा है, वही सज़ा उसको मिलेगा। जिस दिन वह सज़ा किया था जिस दिन वह घटना किया उस दिन जो सज़ा रहा होगा संवैधानिक तौर पे, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग उसको सज़ा दिया जाएगा। तो पहला संरक्षण तो ये हो गया। दूसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई अपराधी या कहेगा तुम कहो कि तुम चोरी किया है, अब वो किया या नहीं किया वो तो काम है प्रशासन का काम है, वो उनको खोज जांच पड़ताल करना। तो वो तो आप नहीं कह सकते ना कि तुम ही एक्सेप्ट करो कि तुम किए हो, ऐसा नहीं है। तो वो इसका मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बात नहीं कर सकते हैं आप। अगला, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, एक अपराध किए हैं तो एक ही बार सजा मिलेगा। अगला अनुच्छेद 21, ये तीनों को याद रखेंगे। 3 चीज़ है इसमें, 3 पॉइंट। खुद के खिलाफ एक अपराध के लिए एक सजा और कानून के द्वारा जो सजा रहेगा वही। चलिए अनुच्छेद 20 में क्या था? तो दोष सिद्धि, बस 20 दोष याद रखेंगे। 20 में क्या है? तो दोष है। 20 में क्या है? दोष है, दोष सिद्धि। कितने प्रकार का दोष सिद्धि से संरक्षण है? 3 प्रकार का। पहला क्या बताया कि आप कानूनी मतलब जिस समय आपने अपराध किया उसी समय के अकॉर्डिंग आपको दंड भी दिया जाएगा, आपको नहीं, चाहे जो भी अपराधी है, जो अपराधी है जिस समय, यानी कि 2008 में अगर मान लीजिए 1 दिसंबर 2008 को कोई अगर अपराध किया तो उस समय जो कानून में उस अपराध के लिए सज़ा था वही सज़ा मिलेगा उसको, ठीक है। उसके बाद खुद के खिलाफ गवाही नहीं, और 3 नंबर में अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक ही सज़ा। अब अनुच्छेद 21 में आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन का अधिकार भी इसको कहते हैं। तो यह एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जीने का अधिकार, कहीं भी आपको स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, विदेश घूमना, और ये सब क्या है आपका, सब जीने का आपका अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ये 21 में है। कितने में है? अनुच्छेद 21। और इसको आपातकाल के दौरान भी 21, हाँ, आपातकाल के दौरान इसको भी नहीं किया जाता जीने का अधिकार। ये विदेश घूमना नहीं होगा, अगर विदेश घूमना है तो आपातकाल के दौरान से बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अब देखेंगे अनुच्छेद 21 के 1, अनुच्छेद 21 के 1, देखिए पहले तो नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया होगा, बाद में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के 1 में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार जो है ना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था इसको। संविधान संशोधन क्या है, याद रखेंगे, VVI 86, शिक्षा 86 में शिक्षा का अधिकार, कब इसको 2 जोड़ा गया। इनमें क्या है प्रावधान? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, तो ये दिया गया है किस अनुच्छेद में? 21 के 1 में इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये मुख्य क्वेश्चन है, VVI है, बहुत बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संरक्षण। अगर आप हम कोई भी व्यक्ति, अपने पे समझना तो अच्छा रहता है, कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उससे संरक्षण क्या क्या है, तो देखिएगा आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ये किस में दिया गया पहले? तो 22 संरक्षण मतलब क्या? 22 आपको मान लीजिए बिना कारण के कोई अगर प्रशासन अगर अरेस्ट कर लेते हैं, आप कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला आप कर सकते हैं कि उसका कारण पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, मेरा दोष क्या है। सेकेंड में क्या है, अगर आपको कोई कारणवश अगर अरेस्ट भी किया जाता है तो उनका ये कार्य है कि 24 घंटे के अंदर आपको वो न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उनको आने जाने का समय छोड़ के, रास्ते में ट्रैफिक वगैरह ये सब छोड़ के आपको 24 घंटे के अंदर उनको न्यायालय में पेश करना होगा। तीसरा नंबर क्या है, आप मनपसंद वकील कर सकते हैं।
मनपसंद वकील कर सकते हैं। आपको गिरफ्तारी से संरक्षण, यही 3 संरक्षण इसमें मिलता है। चलिए आगे स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में मौलिक अधिकार से। चलिए आगे, अब देखेंगे नंबर 3 का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। चलिए 23-24 में क्या क्या है प्रावधान? तो 23 और 24 दोनों ही VVI क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन तो बार बार ये भी आता है और ये भी आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा बार मौलिक अधिकार कहे तो यही 2 प्रश्न जो है ना बहुत बार आ चुका है। ऐसे तो सभी से आते हैं लेकिन ज़्यादा प्रायिकता इनको दिया जा सकता है। चलिए 23 में क्या है? तो मानव व्यापार, इसको क्या बोलते हैं एक और भाषा में? बलात्श्रम, यानी बंधुआ मजदूर। ये जो है ना इसको प्रतिषेध किया गया है आपको अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव का व्यापार, पहले होता था ना कि गरीबों को कुछ पैसा दे दिया जाता था, 10,000, 20,000, 50,000, और उसको अपने यहाँ काम करवाते थे। बेचारे पैसे सधा नहीं पाते थे, इस कारण पूरे ज़िंदगी भर उनके यहाँ गुलामी करना पड़ जाता था। तो वो सब पर पहले हुआ करता था राजाओं के ज़माना में, अब वो सब तो है नहीं। तो इसको ये प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24, 23-24 याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध में। और अक्सर बच्चे एग्जाम में कन्फ्यूज करते हैं, बलात्संग में 23 मारे या 24 मारे, 23 मारे या 24, तो याद रखेंगे कैसे? तो 24 में देखेंगे कि 14 वर्ष है, एक क्लियर तो एक अपने आप क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में, यानी खानों में जोखिम भरा काम, संकट वाले काम से प्रतिबंध है। तो कहाँ पर देखेंगे? तो देखिए 24 और 14, 4 देखेंगे 24 और इधर 14 वर्ष के बच्चे, 4 याद रखेंगे, 4 वाला है। 24 में क्या है? तो 14 वर्ष के आयु के बच्चे वाला, और यहाँ क्या है? तो बलात्संग। एक याद रहेगा, एक छट जाएगा। चलिए आगे, अगला 4था नंबर का है स्वतंत्रता। क्या है? मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। तो धर्म के बारे में कुछ अधिकार दिया गया है कि अब कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार करने का, ठीक है। और इसी में एक और दिया गया, सिखों को कृपाण धारण करने का। आपको कोई धर्म मानने का, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। आपका मन है सिख धर्म, जो भी बौद्ध धर्म, कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपको संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार दिया गया है आपको कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत क्या दिया गया है? किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। उसके बाद 25 के बाद 26, अब धार्मिक कार्यों का प्रबंध। अनुच्छेद 27, तो धार्मिक कार्यों में दान देने पर टैक्स संबंधी रियायत। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता। अब इसको याद कैसे रखिए? 25, 26, 27, 28, चारों के चार। तो आप किसी भी धर्म को माने, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म को मानिए आप, अपना इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म माने आप। तो उसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। तो पहला काम क्या किए आप? किसी भी धर्म को मान लिए आप, और उसका जब धर्म मानेंगे तो प्रचार तो करेंगे ही, प्रचार प्रसार। ये याद करने का तरीका है, इसमें कोई जातिवाद नहीं, धार्मिक कार्य कोई नहीं। मैं भी धर्म के प्रति तटस्थ हूँ, किसी भी धर्म के मैं प्रचारक नहीं हूँ। चलिए, किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने का, आपको कोई भी धर्म मानना है मान लीजिए, प्रचार कीजिए। और सिखों का कृपाण धारण, ये एक्स्ट्रा रखेंगे, 25 में ही दिया गया है। ये VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में, 25। तो ये पहले याद रखेंगे, इसको क्रम याद करेंगे। किसी भी धर्म को मानने का और प्रचार करने का, सबसे पहले क्या किए आप? किसी भी धर्म को अपना लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब कोई भी धर्म अपनाए हैं आप, तो उसमें तो पूजा पाठ करना होगा ना, पूजा पाठ करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए प्रबंध करेंगे। आप क्या करेंगे? प्रबंध। धार्मिक कार्य के लिए जो भी लोग करते हैं, माइक वगैरह और बाजा ढोल ताशे मंगाते हैं, तो वो करेंगे क्या? कार्यों का, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर दिए हैं। चलिए, पहले धर्म को अपनाए, फिर उसका कार्य के लिए मैंने क्या किया? प्रबंध कर दिया। तो 25 में धर्म अपनाया, 26 में उसके लिए कुछ मैंने प्रबंध किया। 27 में क्या है? तो जब प्रबंध किए जब मैंने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उसके बाद क्या होगा? तो वहाँ तो दान उन मिलेगा ही ना, भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे मिलेगा ही। तो क्या हुआ? दान मिलने लगा। दान देने पर टैक्स संबंधी रियायत, टैक्स नहीं लगता है। कोई भी धार्मिक जगहों पर अगर दान मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। तो ये क्या है? दान में रियायत है। 27 में क्या रखेंगे? रियायत। अब देखेंगे उसके बाद, अब जब हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, प्रबंध कर लिए, टैक्स मिला, दान मिला, उसके बाद क्या करेंगे?
आप उस धर्म के प्रति उपासना और उससे संबंधित शिक्षा का ग्रहण करेंगे। चलिए आगे, एक कहानी था छोटा सा, और ये कोई तरीका मतलब वो पढ़ाई नहीं है, एक याद करवाने का छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे अब क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29-30। तो अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक क्या, जो कम संख्या में है, सिख ईसाई वगैरह जो कम मात्रा में है, उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद कितना में है, 29। फिर अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है, याद रखेंगे। 29 में क्या है, उनके हित के बारे में, और उसके बाद क्या है, उनके प्रशासन और शिक्षा संस्था। शिक्षा संस्था 30 में और प्रशासन 30 में। 29 में क्या था, उनके हितों का। चलिए आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मोस्ट VVI MVVI पहला क्वेश्चन बहुत बार 50 बार एग्जाम में आ चुका है, 50 बार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को क्वेश्चन को उलट के इधर से उधर से पूछता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, वगैरह वगैरह करके पूछते रहता है। चलिए आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसमें क्या है, तो आप इसके तहत आपका अधिकारों का, मान लीजिए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार में कमी आ रही है, तो क्या कर सकते हैं आप, इस मौलिक अधिकार इस अनुच्छेद के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार से संबंधित शिकायत लेके जा सकते हैं। चलिए अब देखें, किसी प्रकार की हमारी मौलिक अधिकारों में कमी हुई तो हम सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय में जाएंगे तो क्या है, अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद याद रखेंगे। ये VVI है अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो 32 कम वाला, उच्च न्यायालय कहेगा तो ज़्यादा वाला अंक। उच्च न्यायालय ज़्यादा वाला, ज़्यादा वाला, और सर्वोच्च न्यायालय कम वाला, 32 226। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाहर हूँ। चलिए आगे चले, देखेंगे अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारे थे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 मैंने बताया, उसको अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान का आत्मा कह के पुकारे थे। कौन, तो भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को क्या कहे थे, संविधान का आत्मा कहकर पुकारे थे। चलिए समझ में आया। आगे, अगर सीधा प्रश्न पूछे, ये पूढ़े लिख दिया है, गधा है। अगर सीधा प्रश्न पूछे भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, अगर सीधा पूछ दिया कि बताइए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे, अगर इसमें अंबेडकर जी का नाम न जोड़े, संवैधानिक उपचार को न जोड़े, अनुच्छेद 32 को न जोड़े, ये तीनों में से कोई फैक्ट इसमें न रहे, तो क्या लगाएंगे आंसर, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है डायरेक्टली, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी थी, तो भीमराव अंबेडकर जी। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और भीमराव अंबेडकर जी ने भारत संविधान की आत्मा कह के पुकारे थे किसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन को उलट फेर करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अब देखेंगे संवैधानिक उपचार क्या है। संवैधानिक उपचारों के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण करे। आपका मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक भी कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मौलिक अधिकार के संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, राष्ट्रपति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। चलिए आगे, इसलिए मौलिक अधिकार संरक्षण के क्रम में 5 प्रकार के रिट
5 प्रकार के रीट की मतलब आदेश जारी करती है। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीट जारी करती है, या रीट मतलब क्या? आदेश करती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रीट आगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेंगे या लिख रहे होंगे तो लिख लेंगे, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, समय गंवाना नहीं है। चलिए, वीडियो लाइक कर दिए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं ना? चलिए आगे देखिए 5 प्रकार के रीट कौन कौन है देख लेंगे आप लोग। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीट न्यायालय जारी करती है। कौन न्यायालय? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं ना, दोनों कोर्ट करती है। एचसी भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट में इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, या इसी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों एक ही बात है। इसको बोलते हैं एचसी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बोलते हैं, न्यायालय। चलिए, अब 5 प्रकार के रीट के बारे में कि रीट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, किस प्रकार का आदेश देती है हमारी न्यायालय, देखेंगे। चलिए आगे, ये 5 को स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। चलिए, अब देखेंगे पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी से नाम से ही पकड़ में आ जाएगा कि बंदी, या लिख दिया है बेदी। हमारे मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छे टाइपराइटर है, अक्सर गलतियां करते रहते हैं, छोटी छोटी सुंदर गलतियां। चलिए देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? तो गिरफ्तार, बंदी से मतलब क्या है? गिरफ्तार। तो गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश। अगर गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी, देखिए यहाँ भी मिल गया गलती, गैर कानूनी है तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। देखिए नाम में ही है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या बंदी? किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है गैर कानूनी तरीके से, तो उसको न्यायालय, अगर वो गैर कानूनी है तो उसको न्यायालय क्या करेगी? आदेश देगी कि उस व्यक्ति को छोड़ दो। चलिए आगे, अब परमादेश, इसमें देखिएगा इसी नाम में है परमादेश यानी आदेश। तो यह आदेश सार्वजनिक पदाधिकारी को है। परमादेश में किसको है आदेश? तो सार्वजनिक पदाधिकारी यानी सरकारी कर्मचारी जो होंगे उनके लिए यह आदेश है कि उनके विरुद्ध के लिए, मतलब विरुद्ध में, तब जब वह अपनी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर रहे हैं। अब संविधान में कहा गया है आपको घूस नहीं लेना है, आप घूस ले रहे हैं, आपको जनता की सेवा के लिए रखा गया है, अब जनता का आप शोषण कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये उनको आदेश, परमादेश के तहत उनको आदेश आएगा कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। चलिए आगे, प्रतिषेध यानी रुकावट, देखेंगे नाम से ही है प्रतिषेध। तो ऊपरी न्यायालय मतलब क्या? ऊपर बताते हैं अभी। निचली न्यायालय को आदेश देता है कि यह कार्य आपके क्षेत्र के अधिकार से बाहर है, क्षेत्र से बाहर है। तो क्या देखिए, ऊपरी न्यायालय किसको? निचली न्यायालय को। तो एचसी से ऊपर तो एससी है, मतलब कि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है। तो क्या ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को? तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट आदेश देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, तो क्या आदेश देगा कि यह जो है कार्य आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है, आप इस काम को रोक दें, आप इस काम को रोक दें, मतलब प्रतिषेध कर रहा है। निषेध, सुने ना, निषेध, प्रतिषेध, ये सब क्या है? रुकावट शब्द है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 4 नंबर यही देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पद पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है। कानूनी हक नहीं है, आप उस पद पर बैठे हैं, आपका तो ये तो दायित्व नहीं बनता, अधिकार नहीं है, तो अधिकार से पीछे हटना पड़ेगा आपको। चलिए आगे, अगला देखेंगे, उत्प्रेषण। ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को यह आदेश देता है कि आपके पास लंबित मुकदमा जो है वो आप मेरे पास भेजिए। क्या करता है? उत्प्रेषण, प्रेस देते हैं। ए नीचे वाले को, ए लड़के नहीं, सॉरी, ए बाबू लोग, सॉरी, ये भी नहीं, मतलब निचली न्यायालय को यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। तो समझेंगे कि मतलब आदेश टाइप का देते होंगे ना, मोहर मार के वो अपना पेपर पे देते होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? एससी को, एससी किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि आपके पास जो भी केस लंबित है जल्द से जल्द मेरे पास भेजिए।
है ना, आदेश दे रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेजिए। तो आप समझ गए होंगे उत्प्रेषण क्या है, प्रेस देना, कि आप ऊपरी न्यायालय वाला जो है निचली न्यायालय को ये आदेश देगा कि आप लंबित मुकदमा को जल्दी से जल्दी ऊपर, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले को कहेंगे हाई कोर्ट जल्दी भेजिए मेरे पास, तो ये यहाँ भेजेंगे और ये जो है यहाँ भेजेंगे। ध्यान रखेंगे इसको। 2 बातें आ गई, 3 बातें। चलिए आगे, महत्वपूर्ण बातें कुछ फैक्ट है यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण, यहाँ पे बाह्य होगा, बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। अनुच्छेद 19 खत्म, अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा। जब बाह्य आक्रमण होगा, कोई देश मान लीजिए अपने भारत पे आक्रमण करता है, तो उस स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा हो जाएगी, आपातकाल लग जाएगा। तो आपातकाल जानते हैं आप लोग कि 352 के तहत लगता है। तो ये अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 को स्वतः ही निरस्त, यानी कि निरस्त नहीं मतलब लंबित कर दिया, रोक दिया जाता है, बंद कर दिया, खत्म कर दिया जाता है फिलहाल। कब तक? जब तक वो आपातकाल हट ना जाए, तब तक के लिए। चलिए आगे, यहाँ 2 बात याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कितना अनुच्छेद में है, 352, और ये जो है अनुच्छेद 19 खत्म किया जाता है स्वतः ही, ये अनुच्छेद 358 में कहा गया है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण बातें में भी दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 20 एवं 21। ये देखिए, पीछे ही बताया था कि 21 के बारे में था प्राणदेही की, 230 संरक्षण में है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत यह प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को, कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दीजिए, बाकी बात सबको निलंबित कर दीजिए, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्राप्त मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये आपको जीने की स्वतंत्रता है, आपके संरक्षण के बारे में है, जो आपका कोई आपके मतलब मिसयूज न कर सके। ये आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 20-21 ये इसको छोड़कर सभी जो है स्वतंत्रता अधिकार 19 के तहत जो भी सब खत्म हो जाते हैं। चलिए आगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। तो अगर समझ में आया होगा तो अपना प्यार दें, दुलार दें और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए आगे, लगता है लास्ट है। चलिए, लास्ट तो नहीं है, लास्ट है। चलिए, ख़त्म हो गया दोस्तों। तो चलिए आगे फिर मिलेंगे अगला टॉपिक नीति निर्देशक तत्व लेके। तब तक आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन करके पढ़ के तैयार रहिएगा। फिर आगे मिलेंगे कल आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अच्छा लगा हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।